नमस्कार। वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का विज्ञान सीखेंगे। एक बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग गति के नियम के बारे में सीख रहे थे बच्चों, लॉ ऑफ मोशन। हमने पहले वीडियो में गति, विस्थापन और दूरी, त्वरण के बारे में सीखा था। आज हम न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, गति संबंधी समीकरण। गति संबंधी समीकरण हमने 3 बताया था। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। न्यूटन के गति संबंधी जो नियम है, स्थिर अवस्था वाली कोई वस्तु बल लगाए बिना जगह से हिलती नहीं है। टेबल पर अगर रखी कोई वस्तु है, जब तक उस पर बल नहीं लगाते हैं तब तक वो भी हटती नहीं है। जब तक वृक्षों की टहनियां हिलाई नहीं जाती हैं, उसमें से फल गिरते नहीं हैं। विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी पूर्ण रूप से रुकने के पहले वह कुछ समय तक घूमता रहता है। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो इन घटनाओं के जो कारण है, खोजने पर पता चला कि सभी पिंड में जड़त्व होता है और पिंड का जड़त्व पिंड के द्रव्यमान से संबंधित है। और न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम में पदार्थ के इसी गुणधर्म का वर्णन होता है, इसलिए इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम है। न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम, न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम और न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो वह तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट है तो रेस्ट में स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वस्तु गतिशील है, जैसा इस चित्र में दिखा दे रहे हैं, गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर से कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है।
ये देखिए, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट v इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड, एक्सीलरेशन भी उसका 0 है, तो वह क्या होगी, एट ए रेस्ट में ही रहेगी। ऑब्जेक्ट इन मोशन v इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो स्टे इन मोशन सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। the forces are balanced, forces are balanced माने संतुलित बल, कि यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं होता तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है। ये था बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा नहीं होती है, वही होती है जो बल की दिशा होती है। देखिए, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर किए गए आघात का परिमाण उस पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात बल का परिमाण प्राप्त करने के लिए पिंड के द्रव्यमान और वेग को एकत्र जोड़ने वाला गुणधर्म कारणीभूत है। इस गुणधर्म को हम न्यूटन ने संवेग द्वारा संबोधित किया है। तो संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है बच्चों? प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यहाँ पर देखिए, F बराबर लिखा है फोर्स, F इक्वल टू ma। Forces are unbalanced. There is an acceleration. The acceleration depends directly upon the net force. The acceleration depends inversely upon the object mass. इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम। ये देखिए चित्र, जितना फोर्स वो आगे लगा रहा है, फेंक रहा है बाल, उतना ही फोर्स बाल भी इसको पीछे ढकेल रहा है। ये देखिए, टूरिस्ट अब गाड़ी के साथ साथ जो ड्राइवर है वो भी गतिशील है। गाड़ी अगर रुक जाती है तो तुरंत ड्राइवर रुकता नहीं है, वो गतिशील होकर के क्या होता है, आगे गिर जाता है। कि दीवार देखिए, जितना बल गाड़ी दीवार पर लगा रही है उतना ही बल दीवार गाड़ी पर लगा रही है, वो गाड़ी पीछे हटती जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
ये है न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम। ये देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, रॉकेट इंजन थ्रस्ट जो होता है, जब उड़ता है वो आकाश में जाता है तो धुआं पीछे की ओर छोड़ता है, तो भी उसको क्या करता है, आगे ढकेलता है आगे जाने के लिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिणाम वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उसकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आगे हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानकारी देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग की अविनाशता का नियम। संवेग की अविनाशता का नियम है बच्चों, दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, उनका कुल संवेग स्थिर रहता है, मतलब वह बदलता नहीं है। यदि दो पिंडों पर बाह्य बल कार्यरत न हो तो उसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है, समान होता है। ये देखिए चित्र के द्वारा हम आपको दिखाएंगे इसमें कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। कहने का अर्थ है कि ये दो पिंडों की टक्कर होती है, उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। एक उदाहरण है और हम आपको बताते हैं कि बंदूक से दागी गई गोली, यदि द्रव्यमान m1 की गोली द्रव्यमान m2 की गोली से दागी जाती है बंदूक से, तो उसका जो आगे जाते समय संवेग होगा वो गोली दागने के पूर्व बंदूक और गोली स्थिर रहने के कारण प्रारंभिक संवेग भी शून्य होता है और कुल संवेग शून्य होता है। इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सूत्र के द्वारा हम बहुत सारे सवालों को हल करते हैं। ते संवेग की अविनाशता का नियम जो है बच्चों कि कुल अंतिम संवेग का परिणाम कुल प्रारंभिक संवेग के परिमाण के बराबर होता है। सूत्र है m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, इस सूत्र के द्वारा आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।